Good morning, student. We will begin with Unit 2, Lecture number 17, Simple Stresses and Strain. Topic, Stress and Strain Curve. The mechanical properties mostly used in mechanical engineering are determined from a standard tensile test. This test consists of a gradually load a standard specimen of a material and noting the corresponding values of loads and elongation until specimen fractures. The tensile test on specimen is generally conducted on UTM as shown in figure of stress strain curve. As we increase the value of load applied P, the stress induced in the bar increases and the corresponding strain also increase. यहाँ पे मेटल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर में खासकर टेंसाइल टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में यूटीएम यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे किया जाता है। यहाँ पे जब स्पेसिमेन लगाया जाता है, यहाँ पर हम माइल्ड स्टील ये स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी में। तो जब ये स्पेसिमेन यूटीएम पे लगाया जाता है और दोनों तरफ से पुल किया जाता है मशीन के द्वारा, तो धीरे धीरे हम लोड बढ़ाते हैं। यहाँ जब धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ता हुआ दिखता है मशीन के इसमें रीडिंग में, और साथ ही साथ वो इलॉन्गेशन होता है यानी उसकी लेंथ बढ़ती है, वो भी दिखाई देता है। ये सारे रीडिंग्स लेके हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो ये ग्राफ कैसा आता है ये भी हम देखेंगे, और ये ग्राफ जिसको हम कहते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। रिपीट, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, और ये थ्योरी में पूछा जाता है और इसके बेसिस पे हम अलग अलग लिमिट्स जो मेटल के होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ ग्राफ दिया गया है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन यानी इलॉन्गेशन दिया जाए, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस यानी लोड पर एरिया। एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है। यहाँ आप ग्राफ देखेंगे, ओ से शुरू होता है, ए बी सी डी ई एफ। पहला है ओ टू ए। ओ टू ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही स्ट्रेन बढ़ता है, तो ओ टू ए तक प्रोपोर्शनलिटी होती है। उसके बाद ए टू बी में थोड़ा सा डिविएशन होता है, यानी प्रोपोर्शनलिटी थोड़ा सा से डिविएट होता है बी तक। पॉइंट बी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी ओ से बी तक हम जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं तो उस पर स्ट्रेन आता है, उसका इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन होने की वजह से उसका साइज और शेप में टेम्पररी डिफॉर्मेशन आता है यानी चेंज होता है। ये जो चेंज है ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि ये पॉइंट बी तक इलास्टिक लिमिट है। पॉइंट बी तक यदि हम धीरे धीरे करके लोड निकाल देते हैं तो ये जो स्पेसिमेन है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, यानी ओरिजिनल शेप और लेंथ में आ जाता है। इसलिए इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब पॉइंट बी से ऊपर पॉइंट आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी अब यहाँ पे ब्लू कलर में देखेंगे, ए पॉइंट से लेके बी ब्लू में, बी से सी, सी से डी में। तो यहाँ पॉइंट सी टॉप पॉइंट है ब्लू कलर के इस कर्व में। सी टू डी, सी होता है अपर रियल पॉइंट और डी होता है लोअर रियल पॉइंट। तो सी ये पॉइंट है जिसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है।
यील्ड पॉइंट। सी पॉइंट पे क्या होता है, अब देखेंगे सी से डी, जैसे जैसे यहां पे देख रहे सी टू डी स्ट्रेन है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। स्ट्रेन है यानी धीरे धीरे इलॉन्गेशन होता है उसी स्ट्रेस पे, जितना लोड है उसी पे इलॉन्गेशन होता है। ये सी टू डी, इसे कहेंगे हम प्लास्टिक स्टेज में। यानी यहां पे अगर आप लोड निकाल देते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म और शेप में नहीं आता है, ओरिजिनल फॉर्म और शेप में नहीं आता है। ये वही शेप धारण करता है जो और तब लोड पे है, यानी परमानेंट सेट होता है। माने अगर इसकी लेंथ बड़ी है तो वही लेंथ बड़ी रहेंगी, क्रॉस सेक्शन छोटी होगी तो वही रहेंगी, ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। अब डी तक आ गए। अब डी से लेके ई देखिए ब्राउन कलर में कर्व है, और उसके बाद ई टू लेके एफ तक। डी से धीरे 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 लोड बढ़ता है, बढ़ते 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 एक पॉइंट तक आता है ई, जिसे कहते हैं अल्टीमेट लोड पॉइंट। यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम लोड होता है और मैक्सिमम स्ट्रेस होता है स्पेसिमेन पे। इसके बाद स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है और पॉइंट एफ तक आता है। पॉइंट ई को कहते हैं अल्टीमेट लोड पॉइंट, या फ्रैक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं, और फिर धीरे 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 पॉइंट एफ तक आने तक पूरा वो स्पेसिमेन टूट जाता है, पूरा वो स्पेसिमेन टूट जाता है। तो इस प्रकार से कर्व है। अब हर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कर्व आएगा। ये माइल्ड स्टील के लिए है कर्व, जो कर्व हमने ऑब्जर्व किया है लैब में, तो ये माइल्ड स्टील के लिए होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। In this chart you see two diagrams, figure A, figure B. Figure A original specimen, टेस्ट करने से पहले जैसा स्पेसिमेन था वैसे ही। फिगर बी में देखिए बीच में नेक फॉर्मेशन दिया है। फेलियर होने से पहले इस प्रकार का नेक फॉर्मेशन होता है। जब हम दोनों बाजू से लोड खींचते हैं तो इसका धीरे धीरे ये लेंथ बढ़ते रहता है और क्रॉस सेक्शन छोटा होते रहता है। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन छोटा होता है इस प्रकार से नेक फॉर्मेशन शुरू होता है। और धीरे धीरे हम जब लोड बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पे ये फ्रैक्चर होता है, यानी क्रैक्स आते हैं, और ये कंप्लीटली फेल हो जाता है, यानी टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। तो इस प्रकार से वो ब्रोक होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में जो शेप है कप की जैसा है, और राइट साइड में जो शेप है, सॉरी रिपीट करता हूँ, लेफ्ट साइड में जो शेप है वो कोन के जैसा है, और राइट साइड में जो शेप है वो कप के जैसा है। इसलिए इसे कहते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। जब ये फेल होता है, टेंसाइल फेलियर होता है, यानी टेंशन टेस्ट में जब ये फेल होता है तो इस प्रकार से वो शेप हमें मिलता है मेटल का। तो आप समझ में गए होंगे कि हमें लैब में क्या क्या करना है, और इस प्रकार से हमें लैब में रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम लेबोरेटरी में जो हुआ है वो स्टडी किए। अब इसके बेस पे थ्योरेटिकली हम फिर से इसे स्टडी करेंगे, अलग अलग पॉइंट समझेंगे और इसके ऊपर अलग थोड़े पैरामीटर्स पढ़ेंगे। द साइलेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व, कर्व के साइलेंट पॉइंट। पहले पॉइंट ए था, प्रोपोर्शनल लिमिट 0 से शुरू होता है, ए पॉइंट तक जाते हैं। ए पॉइंट तक आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है कि जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे ही उसके ही प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो ओ से शुरू होता है, ए तक खत्म होता है, ठीक है, इसलिए इसे कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट।
बी इलास्टिक लिमिट। ए के आगे ए से बी तक आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब लोड भी बढ़ता है, ठीक है, तो भी आप देखेंगे यहां पे कि हल्का सा डिविएशन है, ज्यादा नहीं। इवन इफ द लोड इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट ए up to point B, the material will regain its original shape and size when the load is removed. This means that material has elastic properties up to point B. This point is known as elastic limit. Thus, it is defined as the stress developed in the material without any permanent deformation. यानी ए टू बी तक जब बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट पे यदि हम लोड निकाल देते हैं तो ये ओरिजिनल शेप में स्पेसिमेन आ जाता है। इसका मतलब है कि बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट कायम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विल बी सी पॉइंट। बी से सी आप कर्व आपने देखा होगा, तो सी पॉइंट हम देखते हैं। सी एंड डी यील्ड पॉइंट, द पॉइंट एट विच strain goes on increasing rapidly without further increase of stress called as yield point. If the material is stressed beyond point B, the plastic stage will reach, that is, on removal of the load, the material will not be able to recover its original size and shape. Point C and D are called the upper and lower yield point respectively. Point C और D हम जब कहते हैं, यहाँ क्या होता है, आपने कर्व पे देखा है कि जैसे जैसे स्ट्रेस हल्का सा बढ़ रहा है उसके कंपेयर में स्ट्रेन काफी बढ़ रहा है, उसके प्रोपोर्शन में स्ट्रेन काफी बढ़ रहा है। अब ये पॉइंट ऐसे पॉइंट है सी और डी तक कि यहाँ पे अगर आपने लोड निकाल दिया तो स्पेसिमेन ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा। वो जो डिफॉर्म शेप है, यानी जहाँ पे उसकी साइज, उसके शेप चेंज हुआ है, एज इट इज चेंज रहेगा, वैसे ही वो सेट हो रहेगा। वो फिर से ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। मतलब ये है उसका प्लास्टिक स्टेज, ये है उसका प्लास्टिक स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस। एट E, the stress attains its maximum value known as ultimate stress. It is the largest value of stress obtained in the tension test. It is found by dividing the largest value of the load reached in tension test to the cross-sectional area of specimen. अब हम देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डी पॉइंट के बाद आता है ई पॉइंट। यानी यहाँ देखिए कि धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, एक पॉइंट आता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस, इसके बाद स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये अल्टीमेट स्ट्रेस जो है ये मैक्सिमम है, इसलिए इसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहा गया है। अभी अल्टीमेट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, हम यूटीएम मशीन पे, जहाँ पे इधर कंप्यूटराइज्ड लोड देखते हैं, तो वहां पे लोड दिखाई देता है, दैट लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, तब हमें अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है। Mathematically, ultimate stress is equal to load at fracture point divided by cross section area, or ultimate stress can be written as ultimate load divided by area. Next, breaking stress. After the specimen has reached the ultimate stress, a neck is formed which decreases
the cross-sectional area of the specimen. The stress is therefore reduced until the specimen breaks away at point F. The stress at F is known as breaking stress. हमने पहले डायग्राम फिगर सी में देखा है कि स्पेसिमेन अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद यानी फेलियर के पहले आप देखते हैं कि धीरे 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 उसका नेक फॉर्मेशन तक आ जाता है। नेक फॉर्मेशन के बाद धीरे 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 स्ट्रेस कम होता है, यानी पॉइंट ई से लेके एफ देखिए स्ट्रेस कम हो रहा है और एफ पॉइंट तक आता है, तब वो ब्रेक हो जाता है। यानी पहले नेक फॉर्मेशन होता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है और फिर धीरे 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 क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते 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 टूट जाता है। कप एंड कोन अरेंजमेंट फॉर्म का शेप हमें उस स्पेसिमेन का जहां टूटा है, जहां ब्रेक हुआ है, उस प्रकार का शेप हमें मिलता है। ये हमने ऑलरेडी ऊपर स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, अब तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी किया था। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हम थोड़े डेफिनेशंस, थोड़ी और थ्योरी पढ़ लेते हैं। When load is applied on the material, it gets deformed, and when the applied load is removed, the material comes back to its original shape and size. Elasticity is the property of material due to which it regains its original dimension or for entirely removing the external applied load. All metal possess the property of elasticity. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी यानी जब लोड अप्लाई करते हैं तो थोड़ा साइज एंड शेप चेंज होता है, लेकिन लोड निकालने के बाद ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाता है। या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में O टिल B तक पॉइंट जो था, ये इलास्टिक लिमिट तक का पॉइंट था। Next, define elastic limit. A material remains in the elastic condition only up to certain limit of applied force. On increasing the applied force beyond this limit, the material loses the property of elasticity. The normal stress produced up to the limit of elasticity is called as section elastic limit. इन फिगर इट्स OB। फिगर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो OB से दर्शाया गया है। नेक्स्ट, हुक्स लॉ। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड विदिन इट्स इलास्टिक लिमिट, देन स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है? हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है, 0 to A तक की लिमिट या B तक की लिमिट देखिए, वहां पे देखा गया कि विद इन इलास्टिक लिमिट में जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो वो स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू E, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय strain is equal to constant, which is capital E. Capital E here is called elastic constant or modulus of elasticity. Modulus of elasticity. ये सारे Hooke's law, ये constants E, that is modulus of elasticity, ये आगे न्यूमेरिकल में हम देखेंगे. नेक्स्ट, modulus of elasticity. Within elastic limit, the ratio of stress to strain is a constant, and this constant is called as modulus of elasticity or Young's modulus. It is also called as constant of proportionality.
it is denoted by capital E. Modulus of elasticity E is equal to stress divided by strain. Since strain is dimensionless, it follows the SI unit of E same as that of stress. Newton per mm square, kilonewton per mm square, megapascal, gigapascal, Newton per meter square. Next. Defined modulus of rigidity. The ratio of shear stress to shear strain is called as modulus of rigidity. It is denoted by letter G or C or N. Therefore, modulus of rigidity is equal to stress divided by strain. Working stress. The ratio of the actual axial load or direct load to the original cross-sectional area of the specimen is called as working stress. Working stress is equal to actual axial load divided by original cross-section area. Factor of safety. It is defined as the ratio of maximum stress to the working stress. Factor of safety is equal to maximum stress divided by working stress. अब आगे जाके जब आप मशीन डिज़ाइन करेंगे या कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो हम हमेशा डिज़ाइन करते टाइम पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। उदाहरण सिंपल सा उदाहरण लीजिए। आप कहीं बाहर गांव जाते समय आपको पता है कि पैसे मान लीजिए सिर्फ 200 रुपये लगते हैं खर्च के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़े ज़्यादा पैसे यानी 300 रुपये साथ में रखते हैं। क्यों? कि कब हमें पैसों की ज़रूरत आन पड़े। ठीक है, तो ये उस प्रकार का ही कॉन्सेप्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रखते हैं, तो हम थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो हम डिज़ाइन मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए करते हैं लेकिन वर्किंग स्ट्रेस उससे कम होता है। ठीक है, तो वो कभी भी मैक्सिमम स्ट्रेस रीच नहीं होता है, वर्किंग स्ट्रेस तक ही रहता है, तो वो सेफ्टी रहता है। हम धीरे धीरे फिर से समझेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस divided by working stress. Factor of safety is equal to ultimate stress divided by working stress. अब ये working stress जो है हमने पहले स्टडी किया है, ये है एक्चुअल एक्सेल लोड, एक्चुअल जो लोड है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया लेके कितना लोड वो सस्टेन करता है, कितना स्ट्रेस लेता है। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस यानी मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वर्किंग स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो हम सेफ्टी के लिए वही कहते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वहाँ तक लिमिट नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही जब भी वर्किंग होगा तो वो लिमिट तक के लिए ही लोड सब्जुगेट होना चाहिए, यानी उतना ही लोड होना चाहिए जितना वर्किंग स्ट्रेस के आसपास हो, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाए। तो वो उसके लिए जब डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी सेफ डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। Yield stress, the point at which strain goes on increasing rapidly without further increase of stress is called as yield point, and corresponding stress at yield point is called as yield stress.
yield stress is equal to yield load divided by cross sectional area। हम यदि ग्राफ देखें तो हम देखते हैं O, उसके बाद A प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद B इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद धीरे 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 क्या होता है कि वो धीरे धीरे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे स्ट्रेस नहीं बढ़ता है, ठीक है। यानी यूं समझिए कि प्रोपोर्शनल लिमिट और के आसपास ये यील्ड स्ट्रेस लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हम यील्ड स्ट्रेस कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट units of load and force, Newton, stress Newton per mm square, strain no unit, modulus of elasticity Newton per mm square, change in length delta L is mm. So student, I hope the concept is clear to you. Thank you.